गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कांच की पट्टिका के बारे में अपन पढ़ रहे थे और कांच की पट्टिका मैंने आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से होता है। इसमें अपवर्तन जो होगा उसमें दो बार अपवर्तन होता है। पहली बार प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ ये माध्यम क्या है? वायु। और वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। यहाँ ये कैसा माध्यम है? कांच। ये कांच है और ये सघन माध्यम होगा। और यहाँ पर पुनः वायु है जो कि कैसा माध्यम है? विरल। तो स्टार्टिंग में पीक्यू जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन की घटना होगी। यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ यह अभिलंब है। ये वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है इसका मूल पथ है। मूल पथ का मतलब ये हुआ कि अगर ये कांच की पट्टिका यहाँ नहीं होती तो ये पीक्यू प्रकाश की किरण ये डॉट डॉट वाली लाइन की तरफ जाती, ठीक है। लेकिन कांच की पट्टिका बीच में आने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक गई। बात समझ में आएगी ना? अब यहाँ देखिए, जब तक कांच है तब तक तो ये यहाँ तक आएगी R तक, Q से लेकर R तक कांच के अंदर गमन कर रही है। उसके बाद में जैसे ये R से बाहर निकलेगी, R पर पहुंचेगी तो पुनः क्या होगा? कांच से यह वायु में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो पुनः ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। पहले तो क्या हो रहा था? अभिलंब की ओर झुक रही थी और इस बार क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण अब जाना तो इसको यहाँ था लेकिन वो जा यहाँ रही है तो ये निर्गत किरण हो गई और मूल पथ से इसका विस्थापन कितना हो गया? ये विस्थापन हो गया। ये इसका मूल पथ है और मूल पथ से विस्थापित हो गई है। चित्र बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखना कि ये दोनों किरणें समांतर होनी चाहिए और जब भी आप अभिलंब एन एन डैश और एम एम डैश बनाओ तो चांदे से 90 डिग्री का कोण बना के बनाना। पहले 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है ना। उसके बाद आप ये लाइन बनाना। नहीं तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये वाली जो अभिलंब वाली लाइन है उसको टेढ़ा बनाते हैं और टेढ़ा बनाते ही चित्र गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि अभिलंब जब भी बनाए आप चांदे से 90 डिग्री का कोण बनाकर बनाएं, जिससे चित्र एकदम आपका सही बनेगा। और आप इस कोण को जब नापोगे तो ये उतने डिग्री का कोण बनेगा जितना आपने ऊपर बना रखा है। आपने ऊपर अगर 30 डिग्री का बनाया तो यहाँ पर भी 30 का ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि जितनी ये किरण इधर झुकेगी उतनी वापस विस्थापित हो गई, तो कोण में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ ये डायग्राम समझ में आ गया। इसकी थ्योरी जो है वो आपको यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसकी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है उसमें नोट्स ऑप्शन आता है तो नोट्स में आपको ये इसकी जो थ्योरी है वो आपको वहां मिल जाएगी। बाकी थ्योरी वही है जैसा मैं बोल रही हूँ कि पीक्यू प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है और Q से लेकर R तक वह कांच में गमन करती है। फिर पुनः यह कांच से वापस वायु में आती है तो पुनः अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब कौन सा है यहाँ पर? M डैश और M, और यहाँ पर अभिलंब कौन सा है? N N डैश। दो अभिलंब बना रखे हैं, ठीक है। और यह अपने मूल पथ से D, इसको बोलेंगे D, स्मॉल d, यह आएगा आपका स्मॉल d। स्मॉल d विस्थापित हो जाती है और यहाँ पर स्मॉल d को क्या कहेंगे? ये जो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये जो दूरी है इसको बोलेंगे पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन, पार्श्व का मतलब होता है समांतर। पार्श्व का क्या मतलब होता है? समांतर। तो ये समांतर विस्थापित हो जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ये अपना तीसरा पॉइंट था अपवर्तन का उदाहरण, जिससे अपन अपवर्तन की घटना को अपन समझते हैं। अब अपना जो चौथा बिंदु है
चौथा बिंदु है कि सूर्योदय के पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय के पूर्व व सूर्योदय के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय के पूर्व मतलब सूर्योदय हुआ नहीं है, उसके पहले हमें सूर्य का आभास होता है। ये आभास हमें कैसे होता है वो देखिए आप। यहाँ पर मैंने एक पृथ्वी बनाई है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये क्षैतिज होगा, क्षैतिज आप जानते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज है। इस क्षैतिज पर यहाँ आप खड़े हैं, ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर आप खड़े हैं। धरती के एक पृथ्वी के एक सिरे पर एक पृष्ठ पर आप खड़े हैं, ठीक सामने देखोगे। क्षैतिज अपन किसको कहते हैं? ठीक सामने देखने पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के टच हो रहे हैं, ऐसा हमें आभास होता है। ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं क्षैतिज। तो ये क्षैतिज है, ये जो मैंने डॉट डॉट वाली रेखा बनाई है वो। अब यहाँ क्षैतिज के नीचे अगर सूर्य है, मतलब उदय होने वाला है, यहाँ सूर्योदय वाली पोजीशन अपन देख रहे हैं। अपन यहाँ खड़े हैं, सूर्य की पोजीशन यहाँ है, ये सूर्य है एस। सूर्य को अपन एस के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश, अब पृथ्वी की पोजीशन क्या है मैं आपको एक्चुअल पोजीशन बता देती हूँ कि ये जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के निकट तो कैसा है? सघन। पृथ्वी के आसपास मिट्टी के कण, बाकी जो गैसें हैं वो भी प्रचुर मात्रा में, अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल है वो तो सघन होता है, इसके आसपास तो ठीक है, पृथ्वी के आसपास वायुमंडल सघन होता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती है, वायुमंडल कैसा होता जाता है? विरल होता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी है, ये चारों तरफ का वायुमंडल है। पृथ्वी के निकट की वायु कैसी होती है? सघन। और जैसे जैसे पृथ्वी से अपन दूरी पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी से अपन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल विरल होता जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो कम होने लगेगा। तो जितनी भी भारी गैसें हैं, मिट्टी के कण हैं, वो सब पृथ्वी के निकट रहेंगे आकर्षण बल के कारण। और जो हल्की गैसें हैं जिन पर आकर्षण बल कम लग रहा है वो वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत पर रहते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है ना, तो अपन यूं कहेंगे कि पृथ्वी के पास का जो वायुमंडल सघन और दूर का वायुमंडल विरल। अब जो सूर्य के प्रकाश की किरण आती है वो तो बाहर से आएगी, अंतरिक्ष से आती है, आकाश से आती है सूर्य। ठीक है ना, सूर्य की जो प्रकाश किरण है। अब यहाँ मान लो सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरण अगर अंदर प्रवेश करेगी तो आप बताइए कि वो धीरे धीरे कौन से माध्यम में प्रवेश करती चली जाएगी। आप जानते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा विरल, यहाँ से इस बिंदु पर थोड़ा सघन, यहाँ से अंदर और थोड़ा सघन, यहाँ से फिर अंदर और थोड़ा सघन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण निरंतर कहाँ गमन करती है? हमेशा विरल से सघन की ओर, फिर और सघन की ओर, फिर और ज्यादा सघन की ओर, अर्थात वह विरल से सघन की ओर गति करती है निरंतर। और विरल से जब सघन की ओर प्रकाश किरण जब गति करेगी या गमन करती है तब वह अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है ना, अब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण हमारे तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती, उसका पता नहीं कितनी बार अपवर्तन होता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में बहुत बार अपवर्तन होता है और भी बहुत घटनाएं होती हैं, प्रकीर्णन होता है। ठीक है ना, तो ये सब घटनाएं घटित होकर हम तक पहुंचती हैं।
तो ये सूर्य की डायरेक्ट किरण हमारे पास सीधी सरल रेखा वाली किरण हमारे तक नहीं पहुंचती, वो अपने मूल पथ से पता नहीं कितनी बार विचलित होते होते और कहां तक विचलित होगी, ये हमेशा अंदर की ओर विचलित होगी। अब विलंब की ओर झुकते, अपन ने अभी पढ़ा था कि विरल से जब सघन में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। फिर वो आपतित होगी, फिर अविलंब की ओर झुक जाएगी। मैं एक हल्का सा डायग्राम आपको बताती हूँ कि ये जैसे ये मैंने विभिन्न परतें ली है, ठीक है ना। इस एक डायग्राम से आप समझ जाओगे इस चित्र को। इस ऊपरी परत के लिए ये विलंब है ना, यहां से प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण अंदर प्रवेश कर रही है, ये इसका विलंब है, ठीक है। अब विलंब की ओर झुकेगी, ये विलंब की ओर झुकेगी, थोड़ा सा इधर झुक गई, थोड़ा सा अंदर की ओर झुक गई, दूसरी परत पर आपतित होगी, यहां मैंने फिर एक अविलंब बना दिया, यहां पर पुनः वो अविलंब की ओर झुकेगी, यहां पर मैंने फिर अविलंब बना दिया, यहां फिर वो अविलंब की ओर झुकेगी, यहां मैंने फिर अविलंब बना दिया, फिर वो फिर अविलंब की ओर झुकेगी। यूं अब इसका पथ देखिए आप, इसका पथ देखिए कैसा वृत्ताकार नहीं हो रहा है, इसका पथ देखिए आप इस किरण का, धीरे धीरे ये गोल गोल अंदर की ओर घूम रही है ना। तो यहां से अगर सूर्य की किरण आ रही है तो वो सूर्य की किरण अगर ये वायुमंडल की विभिन्न परतें न होकर तो यहां पहुंचता है इसका प्रकाश, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती तो इसका प्रकाश यहां पहुंचता ना, लेकिन विभिन्न परतों में से बार बार विलंब की ओर झुक कर ये इसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, और इसकी प्रकाश किरण कहां पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी। यहां न पहुंचकर इसकी प्रकाश किरण कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, और ये क्षैतिज से अंदर की ओर है, नीचे की ओर है, फिर भी हमें सूर्य की किरण का आभास होगा, हमें सूर्य का आभास होगा। पृथ्वी तक सूर्य की किरण सूर्योदय से 2 मिनट पहले पहुंच जाती है, बात समझ में आ रही है। क्षैतिज से थोड़ा सा नीचे रहता है सूर्य, और तभी यहां पर ये प्रकाश किरण पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रकाश किरण देखो वायुमंडल से घूमते हुए और इसकी प्रकाश किरण यहां पर पहुंचेगी। यहां मान लो कोई भी व्यक्ति मान लो खड़ा है तो इसकी प्रकाश किरण जो है वो यहां पहुंचेगी, ठीक है। और इसको क्या लगेगा, यहां जो व्यक्ति बैठा है इसको ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे आ रही है, यहां से आ रही है, इसको आभास होगा कि ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है। एक्चुअल पथ, प्रकाश किरण का एक्चुअल पथ ये होगा, ये प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन यहां बैठे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा, क्योंकि वो तो स्पर्श रेखे देखेगा तो उसको लगेगा कि सूर्य यहां है, तो ये S डैश ये आभासी है और ये वास्तविक है। वास्तव में सूर्य यहां है, लेकिन उसका आभास कहां होगा, ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण हम तक पहुंच चुकी है। बात समझ में आ गई? तो ये जो अंतराल है इसका क्षैतिज तक आने का जो अंतराल है वो 2 मिनट का होता है, ठीक है। ठीक यही घटना सूर्यास्त के समय भी होती है, जब सूर्य पूरा घूमकर पृथ्वी के ऊपर से होता हुआ छिपता है, वापस सूर्यास्त होता है, उस समय भी यही घटना वापस रिपीट होती है, और उसमें भी कितना समय लगता है, वही 2 मिनट का समय लगता है। तो पूरे दिन का अंतराल कितना हो गया, 4 मिनट का, ठीक है ना। 4 दिन बड़ा होता है, सूर्य की जो पूरी जो समयावधि है उससे 4 मिनट ज्यादा हमें दिखाई देता है सूर्य, या उस सूर्य का हमें आभास होता है। तो यहां पर भी हम वही पोजीशन करेंगे, ये सूर्यास्त हो चुका, उसके 2 मिनट तक हमें सूर्य का आभास होगा, ये उसकी आभासी पोजीशन है।
ये S डैश और ये S। इससे भी वही है, जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से पहुंचती है मुड़ के, यूं मुड़ जाएगी। ये मुड़ती क्यों है वो मैंने यहाँ देखो एकदम एग्जाम्पल एकदम क्लियर आपको करके बता दिया कि यहाँ से प्रकाश किरण ये आ रही है, ये निरंतर मुड़ती रहेगी, अविलंब की ओर झुकती रहेगी, झुकते झुकते उसका पथ देखो कैसा हो गया, वृत्ताकार हो गया। तो इसका पथ देखो ये वृत्ताकार हो जाएगा। और यहाँ बैठे व्यक्ति को क्या लगेगा कि सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है, वो स्पर्श रेखा देखेगा। आप इस चाप पर, जैसे ये चाप है, इस चाप पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे ऐसे नजर आएगी ना, तो हमें लगेगा आ तो यहाँ से रही है, हमें लगेगा जैसे यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी नजर उसको बिल्कुल सीधा देखेगी। वही बात जो मैंने कल आपको छड़ वाली मुड़ी वाली बात बताई थी कि प्रकाश किरण मुड़कर आ रही थी, लेकिन जब हम आंखों से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हुए ऐसा आभास करेंगे कि छड़ का दूसरा किनारा दूसरे बिंदु पर है, ए डैश बिंदु पर है। यहां पर ये आभासी स्थिति है और ये उसकी वास्तविक स्थिति है। तो ये बात क्लियर हो गई है। तो ये डायग्राम आप इसमें बनाइए और इसको आप, ये अंतराल कितना रहता है 4 मिनट का, 4 मिनट का अंतराल रहेगा। 2 मिनट सूर्योदय के समय और 2 मिनट सूर्यास्त के समय, और टोटल पूरे दिन का अंतराल होता है 4 मिनट का। ठीक है, तो ये प्रश्न भी 1 नंबर का कारण स्पष्ट कीजिए। इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आपके आ गया, आप नोट्स जब बनाओ तो ये डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना लेना, सिल्ली का भी डायग्राम बना लेना, कांच वाले सिल्ली का, और थ्योरी आप नोट से लिखोगे। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है, हमने अपवर्तनांक पढ़ा था ना, अपवर्तनांक याद है क्या आपको? अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था जिसमें हमने अपवर्तनांक पढ़ा था। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड हमारा अगला बिंदु है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है तो माध्यम क्या हो गया? जल हो गया। तो वहां पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक प्राप्त होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल का जो अपवर्तनांक हमें प्राप्त हुआ वायु के सापेक्ष, वही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक जो है वो वेग, दोनों माध्यम में वेग के अनुपात को भी अपन अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा, वायु में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, पानी में प्रकाश का वेग कम होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा,
और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इनका जो अनुपात है, माध्यम एक कौन सा हुआ, वायु। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ वायु है, ये हमने अभिलंब बना दिया। यहाँ पर क्या है, माध्यम। माध्यम आप कोई भी ले सकते हो, जल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ जल ले लिया, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरण आएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यही होता है। आपतित प्रकाश की किरण वायु से आई, यहाँ वायु है, वायु जो है वो माध्यम एक है। माध्यम अपन 1 लेंगे, इसको 1, और ये माध्यम सेकंड है, 2 है, माध्यम 2। तो अपवर्तनांक का सूत्र लेना पड़ेगा। यहाँ वेग, प्रकाश की किरण का वेग v1 है और यहाँ पर प्रकाश की किरण का वेग क्या है, v2। तो अपवर्तनांक जो है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है, उसको अपन क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था n के द्वारा व्यक्त करते हैं और न्यू के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो क्या जाएगा, 2 और 1, इसको बोलेंगे कैसे, 2 क्या है, माध्यम 2 जल, 1 क्या है, माध्यम 1 वायु। प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको उल्टा पढ़ोगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई। तो यहां इसको क्या लिखोगे आप, वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग बटे जल में प्रकाश का वेग, और जिसको अपन लिखते हैं v1 बटा v2। तो हमारा सूत्र बन गया n2 बटे n1, v1 बटे v2, और n2 क्या है, दूसरा माध्यम। दूसरा माध्यम कौन सा है, जल। जल का अपवर्तनांक, ये किसका अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक, ये वायु का अपवर्तनांक, ये वायु का वेग और ये जल का वेग, जल में वेग। तो ये हमारे पास में सूत्र है, और इसी से अपवर्तनांक की परिभाषा निकलती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।